गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल वाला समझ में आया बेटा? यस सर। कल हमने पढ़ा था, समझ में आया था? कल वाले से रिलेटेड एक दो प्रश्न है, जैसे मान लो सबसे पहला ही प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहेंगे? बताइए कोई। हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है। वायुमंडल में जो संगठन है, यानी वायुमंडल की संरचना है, वो किन तत्वों से हुई है? फटाक से दबा गैस, गैस से, धूल के कण, जल धूल वाष्प के कण। और धूल के कण। अब हम कल गैसों के बारे में पढ़ रहे थे। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। 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 नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी % है? 78.8%। 78.8। और ऑक्सीजन की 20.8। 20.8। अब हम बात करें, सबसे पहली बात हमारी है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैसें स्थिर आयतन में रहती है? वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैसें स्थिर आयतन में रहती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो, नाइट्रोजन है, उसकी भूमिका आपने पढ़ी है, क्योंकि नाइट्रोजन है वो वनस्पति है, जीव जंतु है और हमें पोषण प्रदान करती है। एक इससे शब्द आता है कि जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो अम्ल है, वो कौन सी गैस बनाती है? नाइट्रोजन बनाती है। कौन सी गैस बनाती है भाई? नाइट्रोजन। कौन सा एसिड? एमिनो एसिड। ठीक है। और ये एमिनो एसिड क्या करता है भाई? साइंस में पढ़ा हो तो आपने। अरे एमिनो एसिड क्या करता है? नहीं पढ़ा? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का। किसका प्रोटीन निर्माण? का। प्रोटीन का। और आपने पढ़ा होगा, जितनी भी दालें होती है ना, दालें, और दालों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम के माध्यम से जो नाइट्रेट है इकट्ठी हो जाती है। नाइट्रेट की गांठें होती है जड़ों में, किसमें? दालों में। वो ये नाइट्रेट की गांठें क्या करती है? भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखती है। और ये दालें हैं वो हमारे लिए सर्वाधिक प्रोटीन युक्त होती है। ये और ध्यान रखना, दाल हमें क्या प्रदान करती है? प्रोटीन प्रदान करती है। और ये प्रोटीन किससे आता है भाई? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड किसके द्वारा बढ़ता है? नाइट्रोजन के द्वारा। तो नाइट्रोजन की उपयोगिता हुई कि नहीं हुई? अरे यस हुई कि सर। नहीं हुई? ऑक्सीजन की उपयोगिता आपको पता ही है, किसमें? श्वसन में। ठीक है। और ऑक्सीजन ऐसे ही गैस है जो जितने भी अपने तत्व है उनके साथ मिल करके और क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड का निर्माण करती है। कार्बन के साथ मिली तो क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। नाइट्रोजन के साथ मिली तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई। पढ़ा होगा ना ये चीज? अरे पढ़ा होगा ना? किसी भी तत्व को यस सर। ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। फेरस के साथ मिली, फेरस डाइऑक्साइड बनाई, FO2। ठीक, ऐसे मिलती है ना, तो ये किसका निर्माण करती है? ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ऑक्साइड के निर्माण में भी क्या है? सहायक होती है। कौन? ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पढ़ा था, कल पढ़ लिया ना इसको? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं,
कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में जितनी भी गैसें हैं, चाहे वो हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियोन है, ज़ेनॉन है, क्रिप्टॉन है, जितनी भी गैसें हैं वो उनका परिवर्तन होता है आयतन। वो जो भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बाद में मैंने मेथेन पढ़ाया बताया, एथेन पढ़ाया बताया, ठीक है, आपके जीनोन बताया, क्रिप्टॉन बताया, ठीक है। ये जितने भी गैसें हैं उनका आयतन क्या होता है, बदलता है। आयतन क्या होता है बेटा, परिवर्तित होता है। क्या होता है, आयतन परिवर्तित होता है। बताओ समझ में आएगी ये बात। ये जितनी भी गैसें हैं इनका क्या होता है, आयतन परिवर्तित होता है। CO2 की बात हमने की थी कि CO2 एक परिवर्तनशील गैस है जो हमारे वायुमंडल में ताप वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आने देती है और पृथ्वी की जो दीर्घ तरंगे हैं उन दीर्घ तरंगों को वापस नहीं जाने देती है, यानी उनको भी रोक लेती है। और क्या होता है, ये हमारे ताप वृद्धि में सहायक होती है। आपने एक इफेक्ट सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सुना है क्या नाम? ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है क्या नाम? यस सर। यस सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रभाव। हरित गृह प्रभाव। हाँ, तो इसको हरित गृह हिंदी में बोल दो सही, ठीक है। अब हम बात करें ये ग्रीन हाउस के लिए। पहले तो क्या था कि जो शीत प्रदेश थे वहां पर हरित गृह प्रभाव को अपनाया जाता था एक फसल उत्पादन तकनीक के रूप में, लेकिन आजकल हमारे पूरे विश्व में हरित गृह प्रभाव हो रहा है। पहले क्या था कि शीत प्रदेशों में क्या बनाए जाते थे, आपके ग्लास हाउस, क्या बनाए जाते थे, ग्लास हाउस बनाए जाते थे। और ये ग्लास हाउस है वो जैसे यहाँ चारों तरफ बर्फ है, ठीक है, और यहाँ पे हम उच्च ताप वाली फसलें उगाना चाह रहे हैं, मतलब हमारे क्षेत्र की फसलें वहां पर वो उगाना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ग्लास हाउस बनाया और ग्लास हाउस पे क्या किया, CO2 जो कैसी गैस होती है बेटा, हरे कलर की गैस होती है, हरे रंग की, तो इस CO2 को क्या लगा दिया, उसके ग्लास हाउस के आंतरिक भाग में लेप लगा दिया। क्या लगा दिया, CO2 का लेप लगा दिया, ठीक है। अब ये CO2 क्या कर रही है, वहां आने दे रही है ताप को, तो लेकिन जो पृथ्वी का ताप है ना, जो आंतरिक ताप वो बाहर तो निकलेगा ना, उसको निकलने से क्या करेगी, रोक लेगी, ठीक है। इस स्थिति में यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है, बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। बेटा ये तो ग्रीन हाउस था, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है कि CO2 का आयतन बहुत ज्यादा हो गया और इस आयतन की अधिकता के कारण हमारे पूरे पृथ्वी के भाग में कौन सी, ये ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताओ ये बात भी समझ में आ गई क्या? यस सर। आ गई ना? यस सर। अब हम बात करें आगे की, ये बाकी गैसें परिवर्तनशील है, ठीक है, इनकी ज्यादा उपयोगिता नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तत्व की, वो है जलवाष्प, वाटर वेपर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जलवाष्प। याद रखना जलवाष्प जो है ना, वो देखो यहां हम बात करें अपनी बुक में 4% तक दिया है, पूरी पृथ्वी पर कुल आयतन का, वायुमंडल के आयतन का 1 से 4% जलवाष्प होता है। लेकिन कंपटीशन लेवल पर जो RPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न है
उनमें जलवाष्प को 5% तक माना है। कितना? 5%। तो हम 4 से 5% इसको मान लेंगे। ठीक है। जलवाष्प की मात्रा हमारे कुल वायुमंडल के आयतन में जलवाष्प कितना है? 1 से 4 5%। ठीक है। अब ये कहाँ होता है कि जो हमारे विश्व के जो शुष्क प्रदेश है, जो ठंडे प्रदेश है, जो बर्फ वाले हैं, वहां पे जलवाष्प कितना मिलेगा आपको? 1% मिलेगा। कितना मिलेगा? 1%। और विश्व के जो आर्द्र प्रदेश है वहां पे जलवाष्प आपको कितना मिलेगा? 4 से 5%। यानी शुष्क और ठंडे बर्फ वाले प्रदेशों में कितना? 1%। और जो अन्य प्रदेश है वहां कितना मिलेगा आपको? 4 से 5% जलवाष्प मिलता है। कितना मिलता है भाई? 4 से 5%। 5%, है ना। और आपने पढ़ा था बेटा जलवाष्प की उत्पत्ति कब हुई थी? गैसों की उत्पत्ति तो पढ़ी आपने। सबसे पहले CO2 आई और CO2 के बाद में आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि आई। लेकिन जलवाष्प की उपस्थिति कैसे हुई थी? सॉरी, उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये चीज आपने पढ़ी है ना, जलवाष्प की उत्पत्ति कैसे हुई थी? नहीं पढ़ी? अरे जलवाष्प की उत्पत्ति हुई थी बेटा जब हमारी पृथ्वी बनी थी, और बनने के दौरान उसमें एक क्रिया हुई थी। कौन सी? विभेदन। ठोस और हल्के पदार्थों का पृथ्वी में व्यवस्थितीकरण हुआ था, उसको हमने विभेदन कहा था। इस दौरान पृथ्वी की आंतरिक गैसें और जलवाष्प बाहर निकला था। एक तो ये। दूसरा, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा। तीसरा, हमारी पृथ्वी पर होने वाले उल्कापात। इन तीनों से हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति आई थी। अब तो समझ में आएगा बेटा? ज्योति, निकिता, प्रिया, समझ में आएगा Yes, बेटा? भाई एक Yes, तो sir. विभेदन, एक ज्वालामुखी उद्गार, एक उल्कापात। इन तीनों के कारण जलवाष्प हमारे आया था। क्लियर है? समझ गए ना? yes, sir. अब जलवाष्प की क्या भूमिका है? तो जलवाष्प की भूमिका है कि सूर्य से आने वाले ताप को, भाई जलवाष्प क्या है? जल की बूंदे तो है वायुमंडल में। यह सूर्य से आने वाले ताप को क्या करती है? अवशोषित करती है, पहली बात। और पृथ्वी तक एक भयंकर ताप नहीं पहुंचे, इसके लिए काम करती है। दूसरा, पृथ्वी गर्म हो गई और दीर्घवृत्तीय जो श्री दीर्घ तरंगे बाहर जा रही है, उस ताप को भी क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। ठीक है। तो दिन में पृथ्वी का भाग अत्यधिक गर्म नहीं हो और पूरा का पूरा दीर्घवर्तीय जो तरंगे हैं वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिव हो जाएगी, तो रात में ठंड नहीं हो ज्यादा। इसलिए दिन में ज्यादा गर्म नहीं हो, रात में ज्यादा ठंड नहीं हो। यह भूमिका किसकी है? जलवाष्प की है। जलवाष्प के बारे में कहा जाता है कि जलवाष्प वायुमंडल में कंबल की भूमिका निभाता है। भाई चादर कंबल नहीं होता क्या? उस चादर या कंबल की भूमिका निभाता है, जो न पृथ्वी के भाग को न तो ज्यादा गर्म होने देता है और न ही ज्यादा ठंडा होने देता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जलवाष्प भी पृथ्वी के वायुमंडल में अस्थिर होता है, कभी
ज्यादा हो जाता है, कभी ये कम हो जाता है। और आपको पता है बेटा, हमारे यहाँ वर्षा का कारण कौन बनता है? हमारे जलवायु। जलवाष्प बनता है। वर्षा जो होती है ना, तो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, उस वर्षा का कारण भी कौन बनता है भाई? जलवाष्प बनता है। क्लियर है? समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया ना? अब हम बात करते हैं धूल के कणों की। जलवाष्प से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आ जाए कि जलवाष्प की ऊंचाई ज्यादा किलोमीटर में नहीं है। क्या है? जलवाष्प की ऊंचाई ज्यादा किलोमीटर में नहीं है। लगभग जलवाष्प है वो अधिकतम 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में, यानी 100 मंडल में ज्यादा इसकी प्रधानता पाई जाती है। तो जलवाष्प में ज्यादा ऊंचाई, और जलवाष्प नहीं, ये आपके और भी तत्व है वायुमंडल के, उनकी भी क्या है? ज्यादा ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय तत्वों में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साहब धूल के कणों की। तो धूल के कण आपने पढ़ा है कि हमारा ब्रह्मांड था, इस ब्रह्मांड का संकुचित पदार्थ जब विस्फोट या विस्फोट के साथ फैल गया, तो उस ब्रह्मांड के अंदर ये धूल के कण उस ब्रह्मांड के स्वरूप को एक नया आकार दे रहे थे। जब भाग फैल गया, धूल के कण समस्त भागों में फैल गए। धूल के कणों से पुनः पिंड बने, आपके ग्रह बने, उपग्रह बने और तारे बने। तो सभी ब्रह्मांड के तत्वों में आपको क्या मिलेंगे बेटा? धूल के कण। धूल के कण मिलेंगे, एक्स वाई जेड जो भी। अब आप देखते हो कि हम तो साहब बिल्कुल सफाई कर लेते हैं, बिल्कुल हमने क्या कर ली? सफाई कर ली, और कमरे में बिल्कुल डस्ट नहीं है, फिर भी हमारे कमरे में क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। आप कैसे देखोगे? जब सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आती है, और सूर्य की रोशनी में आपके कमरे में बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन जब खिड़की से सूर्य की रोशनी आती है, तो उस रोशनी के साथ देखना डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। देते कि नहीं देते? यस सर। यस सर। सुबह सुबह देखना आपका जो कमरा बिल्कुल क्लीन था, क्या था? क्लीन था, लेकिन उसमें हमने क्या देखा? डस्ट पार्टिकल देखे हैं। एक मिनट बेटा, देखिए धूल के कणों का क्या है योगदान हमारे यहाँ पर है। क्या है कि धूल के कण वायुमंडल में जो सूर्य ताप आता है, इस सूर्य ताप को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य ताप को ग्रहण करते हैं। पार्थिव किरणों से दीर्घ किरणें आती है, उनको भी ये धूल के कण ही क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और वातावरण को क्या है? ऊष्मा प्रदान कराते हैं, या वातावरण को क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। वातावरण को जो ऊष्मा मिलती है, वो किसके कारण मिलती है भाई? धूल के कणों के कारण मिलती है। किसके कारण मिलती है बेटा? धूल के धूल के कणों के कण के कारण। कारण। अब मान लो धूल के कण अभाव में समझ में आता है। अब धूल के कण नहीं है किसी क्षेत्र में, तो ताप आएगा सीधा पृथ्वी के ऊपर और चला जाएगा, वहां पे तापमान की क्रमशः कमी मिलेगी। ठीक है। धूल के कण है वो वायुमंडल में तापमान को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और तापमान को बढ़ाते हैं, और सॉरी ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और तापमान को बढ़ाएंगे, और विकृत भी करेंगे। विकृत भी करेंगे, ऊष्मा का करेंगे, विकिरण भी करेंगे। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, और मरुस्थलीय प्रदेश में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को बहुत ही ठंड होती है, तो धूल के कण जो है वो जितना ऊष्मा का भाग ग्रहण करते हैं, उतना का उतना क्या करते हैं? विकृत कर देते हैं। जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन जलवाष्प क्या करता है? जलवाष्प ऊष्मा को ग्रहण करे रहता है। तो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये कॉम्बिनेशन है।
इसके कारण ही हमारा जो वायुमंडल है न तो गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा होता है। और जो ग्रह है वहां पे डस्ट पार्टिकल है, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहेगी और रात में बहुत ठंड रहेगी, क्योंकि हमारी जो गैसें भी नहीं है वहां पे और जलवाष्प की मात्रा भी नहीं है। जिन ग्रहों में जलवाष्प की मात्रा है वहां पे रात में गर्मी नहीं रहेगी, ठीक है। और जिनमें जलवाष्प की मात्रा है सॉरी नहीं है वहां ऐसा होगा। धूल के कण क्या करते हैं बेटा, बताइए? तापमान को बढ़ाने में सहायक है। किसको? तापमान को और वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करते हैं। धूल के कणों की उपयोगिता आपके देखो ये दो उपयोगिता और है, जैसे आपको आसमान का रंग, आसमान का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है बेटा? नीला। और दिन में कैसा दिखाई देता है? नीला। नीला। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें हैं उनमें सूर्य की किरणों में 7 कलर जो बोलते हैं आ है बेनी पिनाला विबिग्नोर, ठीक है। ये आपके 7 कलर होते हैं, लेकिन वो इन धूल के कणों से टकरा कर क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते, सॉरी परावर्तित हो जाते हैं। और एक कलर वो हमें क्या करता है, जो ज्यादा जो धैर्य का होता है, तरंग धैर्य का, वो कलर हमें दिखाई देता है। वो कौन सा है? नीला। कौन सा? वो नीला कलर हमें दिखाई देता है। इस कारण से आसमान का रंग है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? वो धूल के कणों के कारण। ऐसे ही सूर्य का रंग सुबह या सुबह व शाम, ठीक है, यानी सूर्योदय बोल दो या सूर्यास्त, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है बेटा, बताइए? लाल। लाल। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है, बताइए? लाल। 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 कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अरे वही धूल है के कण। कारण, क्या? धूल के कण। हाँ, धूल के कारण प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, ठीक है। और धूल के कणों के कारण क्या होता है भाई? आपने देखा होगा धुंध होती है, धुंध, धुंध नाम सुना है? कोहरा नाम सुना है कि कोहरा का? यस सर। कोहरा, सर। धुंध, ठीक है। एक नाम है धूम्र कोहरा। ये क्या होती है कि जब जलवाष्प, जब टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है, तब जलवाष्प क्या होती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? जलवाष्प है जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। और जलवाष्प जल की बूंदों में कन्वर्ट होने के बाद धूल के कण जो वातावरण में है उनके ऊपर आरूढ़ हो जाती है। उनके ऊपर क्या होती है? आरूढ़ हो जाती है, ठीक है। अब उनके ऊपर ये आरूढ़ हो जाती है तो ये हमें क्या है, धुंध के रूप में दिखाई देती है। और जब इसकी गहनता ज्यादा हो जाती है तो दृश्यता और कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दृश्यता और कम हो जाएगी। लेकिन ये तो स्थिति होती है बेटा कब? जब आपके क्या होती है? सर्दियां होती है। भाई धुंध कभी गर्मियों में देखी है क्या आपने? नहीं देखी ना। तो सर्दियां होती है नो तब सर। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आप देखना गर्मियों में भी शहरी क्षेत्र में, कहां पर? शहरी क्षेत्र में जो फैक्ट्री एरिया होता है वहां पर शाम के बाद जब टेम्परेचर गिर जाता है हल्का सा, तो वहां पर जो धुआं है, ये धुआं है धूल के कणों के साथ क्या होता है? मिल जाता है, ठीक है। धूल के कण है, फिर धुआं क्या है? धुआं है वह धूल के कणों के साथ मिल जाता है और क्या है?
इन धूल के कणों की जो तादाद है वो ज्यादा हो जाती है और हल्की सी नमी मिलते ही यह कोहरे का रूप ले लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? धूम्र कोहरा, काली मासी छा जाती है। ठीक है, तो वह क्या है? धूम्र कोहरा है। यह भी किसके कारण उत्पन्न होता है? धूल के कणों के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि धूल के कण क्या करते हैं बेटा? जल्दी ही नमी ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें हम आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। देखो ये है ना, अब इसने क्या किया? जल को ग्रहण कर लिया ना, तो बताओ आर्द्रता ग्राही हुआ ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। किनको? धूल के कणों। किसको कहेंगे बेटा? धूल के कणों को कहेंगे। अब आप एक बार रिपीट करता हूं कि ये दोनों हैं तो किसके कारण होता है? ये प्रकीर्णन होता है ना। प्रकीर्णन, परावर्तन, दो चीजें होती है। प्रकीर्णन का मतलब है कि जैसे प्रकाश गिरा और वो फैल गया, टकरा करके फैला चारों तरफ, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। और वापिस चला गया, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। तो नीला रंग जो होता है वो धूल के कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। प्रकीर्णन और परावर्तन में तो अंतर है ना भाई। ये चीज आ रही है और ये चीज आकर के पुनः चली गई, इसको तो हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन। लेकिन कोई चीज आ रही है और आने के बाद यहाँ पे प्रकाश गिरा और गिरने के बाद ये प्रकाश फैल गया। क्या हो गया? फैल गया। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? स्कैटरिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहेंगे। बताओ ये चीजें समझ में आई क्या भाई? क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, देखो धूल के कण, आसमान का रंग है नीला और इसका अपने लाल सुबह और शाम, धुंध कोहरा, ये आर्द्रता ग्राही होता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाएंगे तो धूल के कणों में क्रमशः कमी आती है। क्या आती है? धूल के कणों में कमी आती है। और कभी कभी देखना बेटा, कभी कभी देखना, आपने इंद्रधनुष देखा होगा। यस सर। इंद्रधनुष कब होता है? जब वातावरण में हाल ही में बारिश हुई है और धूल के कण है वो क्या हो गए? नीचे आ गए बारिश के साथ। वातावरण में धूल के कणों का अभाव है, उस स्थिति में सूर्य की किरणें हैं वो जल के कणों के साथ क्या है? टकराती है और उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें आपके क्या होता है? कितने? सूर्य के पूरे 7 कलर क्या होते हैं? प्रवाहित, सॉरी, आपके सामने आते हैं और वह क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। लेकिन वहां धूल के कण हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह कण जो प्रकाशित करेंगे वो कौन सा? एक ही कलर प्रकाशित करेंगे और वो कौन सा होगा? नीला होगा। कौन सा होगा बेटा? नीला होगा। नीला। ठीक है ना? तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब हमारी जो Yes, sir. नेक्स्ट क्लास है, हाँ कोई प्रश्न करना है बेटा? कोई प्रश्न कर रहा है इससे रिलेटेड बेटा? हमारा जो नो प्रश्न सर। आज का प्रश्न है वो है वायुमंडल का, वायुमंडल के संगठन को या वायुमंडल के तत्वीय संरचना को समझाइए। तत्वीय संरचना को समझाइए। अब बताओ कोई प्रश्न है क्या? है बेटा कोई प्रश्न? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? अब अपना नेक्स्ट जो है वायुमंडल की परतीय संरचना, हम सौरमंडल, समताप मंडल, आपके ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनके संदर्भ में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।